everyone, you are most welcome to my channel Legal Ink. And this video is related to a subject jurisprudence. We will discuss the meaning of jurisprudence and the concept of law. तो इस वीडियो में हम सिर्फ मीनिंग पढ़ेंगे jurisprudence का। हम में से ज़्यादातर लोगों को लगता है कि jurisprudence बहुत टफ सब्जेक्ट है, समझ ही नहीं आता ये सब्जेक्ट। सो आई वुड से येस, इट इज़ अ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट, और इसको आसान या इजी बनाने के लिए आपको इसे बार बार पढ़ना होगा, क्योंकि इस सब्जेक्ट में दूसरे लोगों के थॉट्स, दूसरों की फ़िलॉसफी हमें पढ़नी होती है, इसीलिए ये सब्जेक्ट टफ लगता है। सो आई वुड रिकमेंड यू टू रीड अ सिंगल टॉपिक फ्रॉम 4 to 5 टाइम्स। जब तक आप इस सब्जेक्ट को कि किसी भी टॉपिक को 4 से 5 बार नहीं पढ़ेंगे तब तक ये टफ लगता ही रहेगा, कंसेप्ट आपका क्लियर होगा ही नहीं। और एक बार ये सब्जेक्ट समझ में आ गया तो बाकी के लॉज या कोई भी जजमेंट आप अगर पढ़ते हैं तो आप उसे डीपली समझ पाएंगे, जो कि बाकी लोग नहीं समझ सकते। एंड एज यू नो, जब तक हम किसी काम को नहीं करते ना तब तक वो मुश्किल लगता है, और जब कर लेते हैं तो सब इजी लगने लगता है। सो प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट टू डू हार्ड वर्क। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो सबसे पहले हम ज्यूरिस्प्रूडेंस को समझने से पहले हमें लॉ को समझना होगा। लॉ कैसे बना, कहाँ से आया, क्यों लॉ की ज़रूरत हमें पड़ी, लॉ को क्यों बनाया गया। और इन सब क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए हमें एक स्टोरी सुननी होगी। स्टोरी सुनने के लिए हमें जाना पड़ेगा इन द वेरी बिगनिंग इन नोमैडिक लाइफ। तो इमेजिन कीजिए वो टाइम जब इंसान जंगलों में रहता था, इंसान सिविलाइज्ड नहीं था, घर नहीं था इंसान के पास, कपड़े नहीं थे, करेंसी नहीं थी। तो उस टाइम में सिर्फ एनार्की थी, अराजकता थी। कोई भी किसी दूसरे इंसान का खाना छीन कर खा सकता था, किसी के पास कोई राइट्स नहीं थे, एक स्ट्रॉन्गर पर्सन कमज़ोर को मार देता था। फिर धीरे धीरे इंसान ने प्रोग्रेस की, ग्रुप में रहना शुरू किया, सोसाइटी बनाई, ट्राइब्स और में रहने लग गए लोग। अब जो ये सोसाइटी है, जो ग्रुप में रहने का नॉर्म बनाया इंसान ने, ये भी तो एक रूल है, ये भी तो अपने आप में एक लॉ है। सोसाइटी के मेंबर्स को कैसे गाइड किया जाए, उसके लिए एक हेड बनाया ट्राइब्स के अंदर इंसान ने। जैसे मिनियंस की मूवी में देखने वो अपना हेड ढूंढने के लिए जाते हैं ना, कि कोई हमें रूल करे, बिल्कुल वैसे ही इंसान की भी सिचुएशन थी। तो यहीं से शुरुआत हो गई थी लॉ की। फिर इंसान ने और प्रोग्रेस की, और डेवलपमेंट्स की, घर बनाए, बिल्डिंग्स बनाई, इन्वेंशंस किए, फैक्ट्रीज चलाई। तब इंसान को ज़रूरत महसूस हुई कि इतनी सारी चीज़ें मैंने बना ली, इन्हें मैनेज कौन करेगा, एक इंसान से तो ये सब मैनेज नहीं हो सकता। इसीलिए एक ग्रुप बनाया गया इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए, जिसे आज हम स्टेट कहते हैं, गवर्नमेंट कहते हैं, लेजिस्लेचर कहते हैं। इसके बाद स्टेट ने कुछ रूल्स एंड नॉर्म्स बनाए इंसान के बिहेवियर को कंडक्ट करने के लिए। फिर चाहे वो रूल्स टैक्स पे करने से रिलेटेड हो, मैरिज से रिलेटेड हो, या फिर क्राइम से रिलेटेड हो। और इन्हीं रूल्स एंड नॉर्म्स को लॉ कहते हैं आज हम, जो कि ह्यूमन बिहेवियर को गाइड करने के काम आते हैं। तो ये एक ट्रायंगल बन गया। सोसाइटी ने स्टेट को बनाया, स्टेट ने लॉ बनाए सोसाइटी को चलाने के लिए। तो सबसे पहले ह्यूमन बीइंग आया, ह्यूमन बीइंग ने प्रोग्रेस की, सोसाइटी बनाई, सोसाइटी से स्टेट बना, और स्टेट ने लॉज बनाए सोसाइटी को रेगुलेट करने के लिए। और लॉ के इसी रिवोल्यूशन की प्रोसेस की स्टडी को ज्यूरिस्प्रूडेंस कहा जाता है। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस में हम किसी भी लॉ को बनाने के पीछे क्या रीजंस थे, उन रीजंस की स्टडी करते हैं। उन रीजंस की स्टडी को ही ज्यूरिस्प्रूडेंस कहा जाता है। तो कुछ लॉज स्टेट ने ऐसे बनाए जिनको फॉलो ना करने पर इंसान को पनिशमेंट मिलती है, और कुछ लॉज ऐसे बनाए जो इंसान को
उसकी राइट्स एंड ड्यूटीज़ बताते हैं। अब राइट्स एंड ड्यूटीज़ कौन कौन से लॉज है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, टैक्सेशन एक्ट है, उसके अंदर भी ड्यूटी है कि आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। पनिशमेंट कौन कौन से एक्ट देते हैं, आईपीसी, उसके अंदर पीनल कोड है हमारा। तो जूरिस्प्रूडेंस इसी बात की स्टडी करता है कि इंसान के लिए लॉ बनाने से पहले किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। क्या हमारा बिहेवियर सिर्फ पनिशमेंट से कंट्रोल किया जाता है या फिर कोई सोशल कंट्रोल या कोई सोशल प्रेशर भी है जो इंसान को सही और गलत करने से रोकता है, लॉ को फॉलो करने के लिए मजबूर करता है। इन सब बातों की स्टडी को ही जूरिस्प्रूडेंस में हम पढ़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप मेट्रो में ट्रैवल करते हैं, क्यू में चलने के लिए आपको कोई लॉ मजबूर नहीं करता। अगर आप लाइन तोड़ेंगे तो आपको किसी तरीके की पनिशमेंट या फाइन नहीं देना पड़ेगा। तो यहाँ आप अगर आपके ऊपर एक सोशल प्रेशर है कि अगर क्यू तोड़ी तो लोग आपको असभ्य कह देंगे, अनडिसिप्लिन कह देंगे, लेकिन वहीं मेट्रो में आप स्पिट इसलिए नहीं करते क्योंकि आपको फाइन लगने का डर होता है। तो ये जो बातें हमने की कि ह्यूमन बिहेवियर सोशल प्रेशर से कहाँ पर कंट्रोल किया जा सकता है और फियर ऑफ पनिशमेंट से कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इन्हीं सब बातों की स्टडी को जूरिस्प्रूडेंस कहते हैं। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। जूरिस्प्रूडेंस वर्ड आया एक लैटिन वर्ड जूरिस्प्रूडेंशिया से, जिसमें जूरिस का मतलब है लॉ एंड प्रूडेंशिया का मतलब है नॉलेज, विच मीन्स स्टडी ऑफ लॉ, नॉलेज ऑफ लॉ। तो जूरिस्प्रूडेंस में लॉ के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की फिलॉसफी पढ़ते हैं हम। किसी भी लॉ के बेसिक्स की स्टडी करने को जूरिस्प्रूडेंस कहते हैं। अभी तक हमने सिर्फ एक्ट पढ़े, पनिशमेंट्स पढ़ी, क्राइम की प्रोसीजर पढ़े, लेकिन ये नहीं सोचा कि लॉ है क्या, लॉ को क्यों बनाया गया, और इंसान अब सिविलाइज्ड हो गया है तो क्या अब भी लॉ की ज़रूरत है, हमें लॉ की अब भी ज़रूरत क्यों है। जूरिस्प्रूडेंस बेस है लॉ का, सारे एक्ट्स, सारे प्रोसीजर्स, कॉन्स्टिट्यूशन सब जूरिस्प्रूडेंस से ही निकल कर आए हैं। ये बात आप नोट कर लें। होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। जूरिस्प्रूडेंस शैडो है लॉ की, जो हर लॉ के पीछे होती है, लेकिन उसे देखने के लिए हमें लॉ की डीप स्टडी करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, मर्डर या किसी क्राइम में मेंस रिया की फिलॉसफी हम लगाते तो हैं, मेंस रिया हम अप्लाई तो करते हैं। टॉर्ट एंड क्राइम में बर्डन ऑफ प्रूफ या प्रूफ ऑफ एविडेंस के पैमाने अलग अलग क्यों होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में हमें फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ क्यों दी गई। इन सब के पीछे जो रीजंस हैं, मेंस रिया क्यों लगाया गया, उसके पीछे जो स्टडी की गई, उसी को जूरिस्प्रूडेंस कहा जाता है। सो प्लीज़ यहाँ पर कंफ्यूज ना हो जाना। लॉ के पीछे के रीजंस को जूरिस्प्रूडेंस नहीं कहते, इनकी स्टडी, इनकी रिसर्च को जूरिस्प्रूडेंस कहते हैं। लॉ के पीछे के रीजंस को थ्योरी कहते हैं, जैसे कि पनिशमेंट की थ्योरीज हैं, डिटरेंट थ्योरी है, रिट्रीब्यूटिव थ्योरी है। इनकी कंपैरेटिव स्टडी को जूरिस्प्रूडेंस कहते हैं कि कौन सी थ्योरी हमें फॉलो करनी चाहिए और क्यों फॉलो करनी चाहिए। तो यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जूरिस्प्रूडेंस क्या है। अब हम थ्योरी पार्ट डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको थ्योरी ही लिखनी होती है। सो व्हाट इज़ लॉ? द सिस्टम ऑफ रूल्स विच ए पर्टिकुलर कंट्री और कम्युनिटी रिकॉग्नाइजेज एज अ रेगुलरली एक्शन ऑफ इट्स मेंबर्स। तो लॉ की डेफिनेशन कहती है, लॉ एक ऐसा सिस्टम ऑफ रूल है जिसको एक कम्युनिटी अप्लाई करती है अपने मेंबर्स के कंडक्ट को रेगुलेट करने के लिए, जो कि पनिशमेंट या पेनल्टीज इम्पोज करके भी एनफोर्स किया जा सकता है। मूव ऑन टू कंसेप्ट ऑफ लॉ। द फर्स्ट पॉइंट इज लॉ प्रोवाइड्स अ स्कीम ऑफ इंडिविजुअल रिलेशनशिप। लॉ स्कीम ऑफ इंडिविजुअल रिलेशनशिप कैसे प्रोवाइड करता है? इंडिविजुअल्स के
में जो आपस के रिलेशन होते हैं उनको लॉ रेगुलेट करने के लिए काम करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मैरिज लॉ है जिसके अंदर हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशंस को वो रेगुलेट करता है। फंडामेंटल राइट्स हैं सबके, कोई किसी का राइट जो है वायलेट नहीं कर सकता आज। द सेकेंड पॉइंट इज स्टेबिलिटी ऑफ सोसाइटी, जैसे कि मर्डर है, थेफ्ट के जो क्राइम्स हैं, इनको रोकने के लिए पनिशमेंट ज़्यादा होती है जिससे सोसाइटी में क्राइम ना बढ़े। वेयर एज टॉर्ट लॉ में सिर्फ कंपनसेशन दिया जाता है, पनिशमेंट नहीं है। टॉर्ट लॉ के अंदर इस तरीके से लॉ सोसाइटी को स्टेबल बनाता है जिससे लोग आराम से रह सके, सोसाइटी के अंदर जो है वायलेंस ना फैले। द थर्ड पॉइंट इज रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट विद इन द सोसाइटी। कॉन्ट्रैक्ट लॉ क्या करता है, दो पार्टीज़ के बीच अगर डिस्प्यूट होता है तो दोनों पार्टीज़ अपने अपने डैमेज के लिए कोर्ट जा सकती हैं। फैमिली लॉ में भी आरसीआर का प्रोविज़न क्यों दिया गया, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच कॉन्फ्लिक्ट दूर करने के लिए। तो इस तरीके से लॉ कॉन्फ्लिक्ट्स दूर करता है कम्युनिटी के अंदर। द थर्ड इज नो परफेक्ट, नो सिंपल डेफिनेशन ऑफ लॉ बिकॉज डिपेंड्स ऑन एवरी पर्सनस पर्सपेक्टिव ऑफ इट। तो कोई परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है लॉ की, क्योंकि सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग है, देखने का नज़रिया अलग अलग है, ज़रूरतें अलग अलग हैं सबकी, हर कंट्रीज़ की, हर जगह की, जिनकी कंडीशंस भी अलग अलग हैं। लॉ की कोई डेफिनेशन एग्जैक्ट या एक यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं दी जा सकती लॉ को। द लास्ट पॉइंट इज लॉ ग्रोज एंड डेवलप्स विद द सोसाइटी। जैसे जैसे सोसाइटी ग्रो करती है, सोसाइटी की नीड्स भी बदलती रहती है, तो लॉ को भी बदलना पड़ता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक स्टेटमेंट दी है सेक्शन 377 पर कि समाज में नैतिकताएं बदलती रहती हैं, किसी ग्रुप को डर कर रहने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले क्या था, हमारी सोसाइटी में समलैंगिकता को गलत माना जाता था, लेकिन अब ये राइट टू प्राइवेसी के अगेंस्ट बता रहा है इसे सुप्रीम कोर्ट। नाउ ये था पॉइंट्स लॉ से रिलेटेड। अब हम थ्योरी पढ़ते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस की। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस? अगेन ज्यूरिस्प्रूडेंस की भी कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है। अलग अलग आइडियोलॉजीज़ हैं, वर्ल्ड में हर जगह अलग अलग आइडियोलॉजीज़ रही हैं क्योंकि सबकी ज़रूरतें अलग अलग रही हैं। जैसे इंग्लैंड में मैरिज को कॉन्ट्रैक्ट मानते हैं, मुस्लिम लॉ में मैरिज को कॉन्ट्रैक्ट मानते हैं, लेकिन हिंदू लॉ में सैक्रामेंट मानते हैं, क्योंकि ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है वहाँ का अलग रहा है। तो यहाँ पर भी क्योंकि ज्यूरिस्प्रूडेंस का सब्जेक्ट मैटर लॉ है और लॉ खुद डिफरेंट फिलॉसफीज़ एंड आइडियोलॉजीज़ पर बेस्ड है, तो इसीलिए ज्यूरिस्प्रूडेंस की भी कोई यूनिवर्सल या यूनिफॉर्म डेफिनेशन नहीं दी जा सकती। द सेकेंड पॉइंट इज इट इज़ अ टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ज्यूरिस्प्रूडेंस मैंने बताया था स्टडी है लॉ की, नॉलेज है लॉ की। तो एज आई टोल्ड यू बिफोर, लॉ के एसेंशियल प्रिंसिपल्स को रिवील करना, डिस्कवर करना, यही ज्यूरिस्प्रूडेंस का काम है। तो थर्ड पॉइंट है ज्यूरिस्प्रूडेंस की हेल्प से लॉ को भी साइंटिफिकली एंड सिस्टमैटिकली स्टडी किया जा सकता है, जैसे हम बाकी सब्जेक्ट्स को करते हैं, इकोनॉमिक्स को करते हैं, साइंस में सारे थ्योरम्स पढ़ते हैं। और मॉडर्न लॉ में ज्यूरिस्प्रूडेंस को एक ऐसे मीडियम की तरह हम देखते हैं जो हमें लॉ की वास्तविकता यानी कि नेचर ऑफ लॉ और उसके रिस्पॉन्सेस के बारे में बताता है कि हमने ये कोई लॉ बनाया और उसका क्या इफ़ेक्ट हुआ सोसाइटी पर। ये है रिस्पॉन्सेस ऑफ लॉ। नाउ ज्यूरिस्प्रूडेंस के 4 एस्पेक्ट्स हैं। हम 4 तरीके से ज्यूरिस्प्रूडेंस को पढ़ते हैं या लॉ को एनालाइज करते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस में। तो सबसे पहला है कि हम ज्यूरिस्प्रूडेंस को हम लॉ को एनालाइज, एक्सप्लेन या क्लासीफाई करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि कौन कौन सा रॉन्ग क्राइम होगा, कौन कौन सा रॉन्ग टॉर्ट कह सकते हैं, और जैसे हमारा डिफेमेशन है, नेग्लिजेंस है, बैटरी है, इनका क्लासिफिकेशन कहाँ है, दोनों जगह है, टॉर्ट में भी क्राइम में भी। तो सेकंड एस्पेक्ट है जहाँ ज्यूरिस्प्रूडेंस में हम लॉ को डिफरेंट फील्ड्स ऑफ नॉलेज
से कंपेयर करते हैं। और कंपेयर क्यों करते हैं? जिससे लॉ को इकोनॉमिक्स, रिलीजन और सोशल साइंस में अप्लाई करने में हेल्प मिल सके, उससे रिलेटेड लॉज बनाने में हेल्प मिल सके। द थर्ड एस्पेक्ट इज जहाँ जूरिस्प्रूडेंस को हम लॉ के फंडामेंटल क्वेश्चंस के आंसर सर्च करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि कॉमन लॉ है, कॉमन लॉ के अंदर हमें ये ट्रेस करते हैं कि सिविल और क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे कैसे इनका इवोल्यूशन हुआ। अनडेवलप्ड सोसाइटीज़ में पहले ऐसा होता था कि ऑन द बेसिस ऑफ रिवेंज पनिशमेंट दी जाती थी, तुमने इसकी आँख फोड़ी, तुम भी इसकी आँख फोड़ दो। लेकिन अब रीजनेबल के बेसिस पर पनिशमेंट दी जाती है। नोशंस, लॉज रीजनेबल के बेसिस पर बनते हैं। सो दिस इज द थर्ड एस्पेक्ट ऑफ jurisprudence. Fourth and the last, the fastest growing body of jurisprudence focuses on even more abstract questions. तो अब जो है और भी एब्स्ट्रैक्ट यानी कि कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पर जूरिस्प्रूडेंस की स्टडी होने लगी है। जैसे कि लॉ क्या है, जस्टिस और मोरालिटी का क्या रिलेशन है आपस में, कैसे ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो हियर, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जूरिस्प्रूडेंस के नेचर एंड स्कोप, इसकी डेफिनेशंस बाय डिफरेंट लीगल फिलोसफर्स। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करना, कुछ समझ में ना आए तो कमेंट करना, पूछना, डाउट्स अपने कमेंट्स में डालकर, आई विल रिप्लाई।